सो हाय एवरीवन, आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2024 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमारा इंटरव्यू दूसरा है। एक इंटरव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम कम से कम 5 से लेकर 10 इंटरव्यू करने वाले हैं, जिसमें जो एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्ट हुए हैं कैंडिडेट्स, उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर सोर्सेज के बारे में बात करते हैं हम कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, किस टीचर से पढ़ा है, किस बुक से पढ़ा है, कितने टाइम से वो तैयारी कर रहे थे, रॉ स्कोर कितना था, मॉक टेस्ट कैसे लगाते थे। प्रॉपर डिटेल्ड में हम उनसे बात करते हैं। और ये जो हम इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है, जो हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, ये ऑन कॉल कर रहे हैं, नॉर्मल कॉल। और उस रिकॉर्डिंग को वीडियो फॉर्मेट में चेंज करके हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। इस इंटरव्यू में हम एक इंटरव्यू करने वाले हैं श्रुति प्रिया मैम का। ये एसएससी एमटीएस 2024 में सिलेक्ट हुई हैं और इनसे इनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि इन्होंने कहाँ से तैयारी की है, कितने टाइम से ये तैयारी कर रही थी, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं, कौन कौन से टीचर से इन्होंने पढ़ाई की है। तो चलिए हम अपना इंटरव्यू शुरू कर लेते हैं। हेलो। हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हो? सर हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? हाँ हाँ, मैं भी ठीक हूँ। आपका सिलेक्शन हुआ है एमटीएस 2024 में। हाँ सर। कौन सा डिपार्टमेंट मिला है आपको? सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पुणे महाराष्ट्र। ओके, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम श्रुति प्रिया है। ओके। किस स्टेट से हो आप? सर झारखंड। ये तो बेसिकली हम कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे, आपको उसका आंसर करना है। और मे बी आपने वो क्वेश्चंस देखे होंगे, हमने व्हाट्सएप चैनल पर डाले हुए थे। हाँ सर, देखे हैं क्वेश्चंस। हाँ, तो बस उनका जो आपका जेन्युइन और ऑनेस्ट है कि हाँ आपने कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, जो अपनी रियल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है उसको शेयर करना। जो इस इंटरव्यू को सुनेंगे, आई होप कि उन्हें थोड़ी बहुत मदद मिल पाए उस चीज़ से। हाँ सर, पूछिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो एमटीएस 2024 का पेपर था वो किस शिफ्ट में था? सर मेरा 30 अक्टूबर को था, थर्ड शिफ्ट में। 13 अक्टूबर थर्ड शिफ्ट में। आपका रो नहीं स्कोर सर, क्या? थर्टी थर्टी 30। अक्टूबर ओके, 30 अक्टूबर को था। और रॉ रॉ स्कोर क्या था आपका, रॉ मार्क्स? सर 111। 111 आपका स्कोर आया था। यस सर। आपने कितना अटेम्प्ट किया था? जीके में कितना अटेम्प्ट किया था और कितना सही था? और इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया था और कितना सही था? सर जीके में आउट ऑफ 25 19 अटेम्प्ट किए थे और उसमें सारा करेक्ट था, 19 क्वेश्चंस। ओके। और इंग्लिश में 22 अटेम्प्ट किए थे, लेकिन उसमें 3 रॉन्ग हो गया था और 19 करेक्ट था। मतलब दोनों में ही 19 हाँ। सही थे। हाँ सर। बेसिकली आपने जो अटेम्प्ट किए थे 19 और 19 38, और 3 क्वेश्चन आपके 41 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे आपने, हाँ सर। जिसमें से 3 रॉन्ग हो गए और 38 सही थे। हाँ सर। आपकी कैटेगरी कौन सी है? सर यूआर कैटेगरी जनरल। ओके। आपका ये जो एसएससी एमटीएस 2024 है, ये कौन सा अटेम्प्ट है? सर ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा अच्छा, एसएससी एमटीएस 2024 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपने यस सर। क्या इससे पहले और कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है? नहीं सर, इससे पहले नहीं किया है, यही मेरा फर्स्ट था। अच्छा, कंपटीशन एग्जाम भी आपका पहला ही था ये? यस सर। ओके, आपको कितना टाइम से आपने इस एग्जाम के लिए तैयारी की थी? सर जीके पढ़ना तो जनवरी 2024 से ही स्टार्ट किए थे, लेकिन फिर मार्च से मतलब एकदम डेडिकेटेड होकर स्टार्ट किए थे जीके और इंग्लिश दोनों पढ़ना। आपका पेपर था अक्टूबर में, 30 अक्टूबर में। हाँ सर। तो लगभग आपने 7-8 महीने, 8-9 महीने पढ़ा है इस एग्जाम के लिए। हाँ सर। ओके। अभी हम आपकी डिटेल्ड स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, जीके और इंग्लिश के बारे में। कि जीके का आपका सब्जेक्ट वाइज सोर्सेस क्या हैं, अगर कोई बुक यूज की थी तो वो कोई कहाँ से पढ़े हो, किस टीचर से पढ़े हो, वो सारी चीजें आपको बतानी है। ठीक है सर। तो सबसे पहले आप स्टैटिक जीके के बारे में बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का रहता है। हाँ सर। तो स्टैटिक जीके के बारे में बताओ, वो आपने कहाँ से किया? सर स्टैटिक जीके में वो RWA चैनल पे नवीन सर है, उनका एक प्लेलिस्ट है हाँ SSC MTS और DSSS का, वो फ्री प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे। हाँ हाँ। उसमें वो पूरा स्टैटिक जीके करा के रखे हैं, तो वहाँ से हम पूरा किए थे। और प्लस आप जो स्टैटिक जीके का वीडियोस यूट्यूब पे डाले थे, वो हाँ। फुल प्लेलिस्ट हम किए थे। मतलब स्टैटिक जीके का मेरा मेरा दो सोर्स था, एक आपका चैनल और एक नवीन सर का। ओके। और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस, ये आपने कहाँ से किया था?
सर ये सारा सब्जेक्ट परमार सर का बैच था उससे किए थे, और वो लास्ट में एक एफआरबी सीरीज स्टार्ट किए थे, फ्री रिवीजन बैच, उससे हाँ रिवाइज किए थे सारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायो, हाँ हाँ। पॉलिटी, ये सारा। और पॉलिटी के लिए हम आपका प्लेलिस्ट भी देखे थे जिसमें आप बहुत शॉर्ट वीडियोस में पूरा ट्रिक्स के थ्रू याद करवाते थे सारा टॉपिक्स, वो भी बहुत हेल्पफुल था रिवीजन के लिए लास्ट टाइम पे। ओके। तो जो हमने स्टैटिक जीके और जो आपने पॉलिटी हिस्ट्री वगैरह का जो वन शॉट कराया था वो भी दिखा था क्या? हाँ सर, हिस्ट्री का वन शॉट देखे थे और पॉलिटी का पूरा प्लेलिस्ट। ओके, तो यहाँ से कुछ हेल्प मिली थी आपको एग्जाम में? हाँ सर, बहुत हेल्प मिला था, मतलब आप पढ़ाते थे वो पूरा एमटीएस ओरिएंटेड ही था ना, तो हाँ। बहुत हेल्प मिला था। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं या कुछ कम है, मतलब एकदम परफेक्ट था और इजीली समझ में भी आ जाता था, एकदम इजी लैंग्वेज में, और आप याद भी करवा देते थे क्लास में ट्रिक्स के थ्रू, तो बस लास्ट में रिवीजन ही करना होता था अलग और से। एक हमारा जीके के अंदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट होता है, करंट अफेयर। हाँ सर। तो क्या आपने करंट अफेयर पढ़ा था या करंट अफेयर को स्किप किया था? क्या किया था आपने करंट अफेयर को? सर वो हम सोचे थे लास्ट में करने का, लेकिन फिर लास्ट में नहीं हो पाया था, तो बस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आप बताए थे, बुक्स एंड ऑथर्स रिसेंट का, हम्म। फिर इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स और स्पोर्ट्स वाला पार्ट, ओके। बस ये मतलब 4-5 टॉपिक ही करके गए थे करंट अफेयर से। ठीक है, तो जो हम अपने चैनल पर स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर रहे थे तो मतलब वो भी आप देख रहे थे? हाँ हाँ सर, वो सारा गाइडेंस वीडियोस हम देखे हैं। ओके, तो वो जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी एमटीएस 2024 के लिए, तो वो हेल्पफुल रही आपके सिलेक्शन में? हाँ सर, बहुत हेल्पफुल था। फिर आप जो लास्ट में डाल रहे थे जब एग्जाम चल रहा था कि हम्म सारे शिफ्ट्स का एनालिसिस करके आप टॉपिक्स बताते थे, हम्म। वो मतलब लास्ट टाइम पे ऐसा था कि मतलब पता चल जा रहा था कि किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, तो टाइम मतलब जितना टाइम था, कम टाइम था उसमें, वो ज़्यादा हेल्पफुल था रिवाइज करने के लिए, ज़्यादा फोकस करने के लिए जो टॉपिक सारा उस पे, और वो भी बहुत हेल्पफुल था। आप जो जो बताए थे वो सब से भी मेरे मतलब शिफ्ट में क्वेश्चंस आया था वो सब टॉपिक से, तो वो हेल्पफुल था बहुत ज़्यादा। तो बाद में जैसे हमने एनालिसिस भी करा रहे थे या बाद में जो हाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रैटेजी वीडियो के थ्रू भी गाइड कर रहे थे, तो वो आप फॉलो कर रहे थे? हाँ सर, सारा वीडियोस वो सब। ओके, अब थोड़ा सा जीके में अगर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, और अगर आपको ऐड ऑन नहीं करना तो थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताइए। सर जीके में एक चीज़ भूल गए, वो परमार सर का एक वो वन शॉट लेक्चर्स भी वो डाले थे, तो अगर किसी को रिवीजन करना है तो उसमें से भी कर सकता है वो। बस हम हिस्ट्री के लिए उसको देखे थे, और बायो का वो करवाए थे उसको देखे थे परमार सर का, और ओके। पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 4 जो उनका था उसमें उसका बस 15 लेक्चर्स ही कर पाए थे, लेकिन उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करके गए थे। अच्छा। ये सब था जीके का मेरा। ओके, अब हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। हाँ सर। इंग्लिश को हम बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हम्म। हमारा ग्रामर वाला सेक्शन और एक होता है हम्म। हमारा वोकैब वाला पार्ट। तो सबसे पहले हम्म। हम ग्रामर वाला पार्ट बात करते हैं। तो जो आपका इंग्लिश ग्रामर वाला है पार्ट, तो इंग्लिश ग्रामर आपने कैसे किया था वो थोड़ा बताइए। सर इंग्लिश ग्रामर के लिए रानी मैम का एक 10 आवर्स का वीडियो है, 60 रूल्स ऑफ ग्रामर, वो भी आप ही बताए थे। हाँ। तो वो हम पूरा किए थे और अच्छे से रिवाइज किए थे, क्योंकि ग्रामर मेरा अच्छा था, बट हमको मतलब रिवीजन करना था, तो आप हम्म बताए थे, तो फिर हमको तभी रानी मैम के बारे में पता चला था, तो उनका वीडियो हम पूरा किए थे। और तो आप। आप 35 रूल्स करवाए थे, हम्म। वो 2 आवर्स का वीडियो है, वो हाँ। भी पूरा करके गए थे। ग्रामर के लिए ये दोनों चीज़ किए थे, हम्म और सबसे ज़रूरी चीज़ था उसके लिए प्रैक्टिस, तो टेक्स्ट बुक पे हम लास्ट 4 इयर्स का जो एमटीएस का सारा शिफ्ट्स का पीवाईक्यू था, हम्म। वो हम मतलब सॉल्व करते थे खुद से, और जो जो हमको नहीं आता था और जो मिस्टेक्स होता था उसको एक अलग से नोटबुक में लिख लेते थे, जैसे ग्रामर रूल्स का अलग नोटबुक था, वोकैब का अलग नोटबुक था, तो जो ओके, जो मिस्टेक्स था उसको नोट डाउन करके और जो जो न्यू चीज़ था उसको फिर रिवाइज करते थे। आपने इंग्लिश ग्रामर के लिए एक तो 60 रूल्स रानी मैम से किया था, जो कि हाँ। हमने व्हाट्सएप चैनल और डेली स्ट्रेटजी में भी बताया था वो, हाँ सर। और बाद बाकी का जो हमारी 35 ग्रामर रूल्स की वीडियो थी वो आपने किया था, और हाँ सर। सेक्शनल टेस्ट लगाए थे। यस सर। अच्छा, वो 35 जो ग्रामर रूल्स की वीडियो थी वो आपके लिए कितनी बेनिफिशियल रही एग्जाम में? थोड़ा सा उस पर फोकस करोगे? हाँ सर। सर एक तो मतलब वीडियो हम 2x पे देखे थे वो, हम्म। रिवीजन के लिए वो हम हम्म। 2-3 बार देखे थे एग्जाम से पहले, हाँ हाँ। तो वो सारा रूल्स मेरे को अच्छे से याद हो गया था, और मतलब ऐसे बहुत हेल्पफुल था एरर डिटेक्शन में, और ग्रामर में भी उसी से क्वेश्चंस आया था, उससे बाहर मतलब नहीं था, इजी था, ग्रामर सारा सही था मेरा,
ये दोनों सोर्सेज से, आपके वीडियो से और रानी मैम के वो वीडियो से, तो ग्रामर में बहुत हेल्पफुल था सर। ओके, अभी थोड़ा सा हम vocab वाला पार्ट देखते हैं। जो हमारा vocabulary वाला पार्ट है, वो आपने vocab जो है वो किस बुक से रेफरेंस लिया था या किसी टीचर से पढ़े थे? सर वो कैब हम ओनली उसके लिए हम ब्लैक बुक फॉलो किए थे और कुछ भी नहीं। हाँ, ब्लैक बुक, और वो हम अपनी स्ट्रेटजी में भी ब्लैक बुक ही हाँ बताते हैं। हाँ अगर सर। हम अगर स्ट्रेटजी वाली जो वीडियो है, क्योंकि ब्लैक बुक एक ऐसी बुक है कि वो सारी एक चीज एक जगह कंपाइलेशन दे रखी है। हाँ सर, वो आप ही बताए थे, तो और तभी यहाँ पर आपने अप्रोक्स कितनी vocab याद की थी अपने एग्जाम के लिए? सर सबसे पहले तो जो जो मोस्ट रिपीटेड था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ओडब्ल्यूएस और इडियम्स का, वो सारा किए थे मोस्ट रिपीटेड वाला। हम्म। उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारा का अप्रॉक्स मतलब 700 टू 800 सब काम किए थे। तो अप्रोक्स आप एक रफ आइडिया बताइए कि अप्रोक्स आपको ओवरऑल मिला के कितनी vocab याद थी? सर 2500 से 3000 या फिर 3500, ऐसे चारों का मिला के, साइनो, एंटो, ओडब्ल्यूएस और ओके। इडियम्स का। ओके, क्योंकि जब मैं अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में जब हम बताते हैं, हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा होता हूँ, तो काफी लोग उस पे ये कमेंट करते हैं कि एमटीएस के लिए क्या 3000 vocab याद करनी पड़ेंगी? तो हाँ सर, सर एक चीज बताना है। हम्म। मेरा एक वोकैब मतलब रॉन्ग हुआ था, वो पी लेटर से था और हम्म। वो पीछे था। तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ था कि पी लेटर बहुत पीछे था, हाँ, तो पीछे। हम बस 500 से 600 ही रिवाइज करके गए थे, लेकिन वो आ गया था पी लेटर वाला, जो शायद शायद मतलब बहुत ज्यादा पीछे था, 800 900 नंबर पे था। तो वो मेरा मतलब छूट गया था, गलती हो गया था। फिर हम आके चेक किए तो देखे वो ब्लैक बुक से ही था। मतलब हम पूरा रिवाइज कर लेते, मतलब कहीं से भी मतलब ब्लैक बुक सफिशिएंट है बस, हाँ, ब्लैक उसी बुक में से देता है। सफिशिएंट है, और हमें इतना पता होना चाहिए कि आइदर हम एमटीएस देने जा रहे हैं या सीजीएल देने जा रहे हैं, हाँ हमको 3 से 4 हजार vocab याद करनी ही पड़ेंगी। हाँ सर। है ना? अगर हम, क्योंकि vocab का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है हाँ हमारे सर। इंग्लिश वाले सेक्शन में। ये हम बहुत बात करते थे अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो में। हाँ सर, और कॉम्प्रिहेंशन में भी आजकल ऐसा ही दे दे रहा है, वो हाँ, कैब से रिलेटेड कुछ। कॉम्प्रिहेंशन में भी वो vocab रिलेटेड भी बना सकता है, तो वहां भी vocab आ जाती है। डायरेक्टली तो vocab पूछता ही पूछता है पेपर में, इनडायरेक्टली भी vocab हाँ पूछता है। हाँ सर, फिर फिलर्स में भी पूछ देता है कभी कभी। हाँ, तो अगर हम एसएससी एमटीएस या एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें 50 नई vocab डेली याद करनी ही चाहिए। हाँ सर, एटलीस्ट करना बी पड़ेगा। एटलीस्ट वीक में 5 दिन तो करनी ही चाहिए। और हाँ कम से कम मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 हजार vocab याद होनी चाहिए एक बच्चे को, अगर वो एसएससी के किसी भी एग्जाम को देने जा रहा है। हाँ सर, उतना करना ही पड़ेगा। ओके, अभी हम थोड़ा-सा मॉक टेस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मेरा हमेशा से फ़ोकस यही रहा है, चाहे वो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, सबसे ज़्यादा मैं प्रैक्टिस पे फ़ोकस करते हैं हम लोग कि भाई हम्म। प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ। तो मॉक टेस्ट का आपके सिलेक्शन में कितना अहम रोल रहा है, और आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में? सर हम मॉक टेस्ट तो ज़्यादा नहीं दिए थे, बट जैसे टेक्स्ट बुक पे प्रीवियस ईयर पेपर्स रहता है ना, हाँ, हाँ। हम वही सॉल्व करते थे। इंग्लिश का अलग से, फिर जीएस का अलग से, बस हम मतलब पीवाईक्यूज ही किया है ज़्यादा। हाँ, मतलब मॉक टेस्ट का मतलब वही हो गया, मैं वही कहना हाँ चाह रहा हूँ हाँ कि सर। प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ही ज़्यादा रिलाय करना चाहिए, क्योंकि वो पहले एक्यूरेट होता है। मॉक टेस्ट में तो थोड़ा ऊपर-नीचे होता है। मेरा मॉक टेस्ट का हम्म। मतलब प्रीवियस ईयर पेपर्स से ही था। हाँ सर। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए थे, तो हमने डेली टारगेट में भी हम प्रीवियस ईयर पेपर्स ही दे रहे थे करने को, हाँ सर। जो सेक्शनल टेस्ट दे रहे थे। तो आपने कितने लगाए होंगे लगभग? कैसे लगाते थे आप? फुल पीवाईक्यू लगाते थे या सेक्शनल वाइज़ लगाते थे? कैसे लगाते थे नहीं आप? सर, हम सेक्शनल लगाते थे। तो आप आपका क्या टारगेट होता था कि एक दिन में आप कितने सेक्शन हाँ, लगाओगे इंग्लिश के? सर एक दिन में, जैसे एक दिन में 3 शिफ्ट होता है, तो हम 3 शिफ्ट प्लस 1 शिफ्ट, मतलब इंग्लिश का टोटल 4 शिफ्ट लगाते थे। मतलब और आप फिर इंग्लिश हम्म, के 4 सेक्शनल टेस्ट लगा रहे थे, हाँ। और जीके के कितने लगा रहे थे? जीके का 3 रोज। 3 जीके के सेक्शनल टेस्ट लगाते थे, 4 इंग्लिश के लगाते थे। हाँ सर। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद जो ये सेक्शनल टेस्ट लगा रहे थे, इनको लगाने के बाद क्या आप एनालिसिस करते थे? हाँ सर, करते थे। जैसे उसमें जो चीज़ हमको नहीं आता था, हुँ, हुँ। कुछ न्यू था, जैसे वो कैब में कुछ नया वर्ड हो गया, या फिर मेरा कुछ ग्रामर में कहीं पे मिस्टेक हो गया, तो हम हुँ, एक अलग से नोटबुक बना के रखे थे। हुँ, हुँ। उसमें हम वो सब चीज़ नोट डाउन कर लेते थे। जैसे इंग्लिश का 4 टेस्ट दिए, उसमें सारा नोट डाउन कर लिया। उसके बाद जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ, चारों टेस्ट, हुँ, हुँ। फिर वो नोटबुक को हम अच्छे से रिवाइज करते थे। और हाँ, वो मतलब उसको रिवाइज करते रहते थे, वो बहुत हेल्पफुल था, मतलब न्यू वोकैब्स लर्न करने में। फिर ग्रामर का रूल्स बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल था ये।
हाँ, शुरू से मतलब हमेशा मैंने भी वो एनालिसिस कॉपी बनाने को भी बोला था। हाँ सर, आप बोले थे तभी हम बनाए थे। हाँ, तो मतलब मॉक टेस्ट लगाना ज़रूरी नहीं होता। सभी एस्पिरेंट हाँ। ये भी इस चीज़ से एग्री करते हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, हुँ। कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका जो एनालिसिस होता है वो करना ज़रूरी होता है। अगर आप मॉक टेस्ट ही लगा रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो शायद आप सिलेक्शन के करीब नहीं पहुँच पाओगे। एम हाँ सर, ऐसा स्टार्टिंग में होता था, जैसे हम पहले नोट डाउन नहीं करते थे, हम हुँ, ऐसे देख के मतलब देख के हम सोचते थे इसको लर्न कर लेते हैं, हुँ, लेकिन हुँ, फिर वही चीज़ आगे शिफ्ट में आता था ना, वो मेरा फिर से रॉन्ग हो जाता था। हुँ, हमको लगता था इसको कहीं देखे देखे हैं, बट फिर हुँ, से रॉन्ग हो जाता था। हुँ, तो फिर हमको लगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर कोई फ़ायदा नहीं है इतना ये टेस्ट देने का। तो हुँ, इसके लिए फिर हम नोटबुक बनाए थे, हुँ, हुँ। फिर उसमें नोट डाउन कर लेते थे, जो भी मिस्टेक होता था उसको रिवाइज़ कर लेते थे, फिर आगे आता था तो ताकि वो रॉन्ग ना हो सेम चीज़। और एनालिसिस कॉपी बनाने का एक और फ़ायदा है, अगर हम एनालिसिस कॉपी नहीं बनाते, तो आपने एक चीज़ मेबी किया हो अपने आप में फ़ील कि अगर आप किसी शिफ्ट में किसी क्वेश्चन को गलत कर रहे हो हाँ। और अगर वो दोबारा क्वेश्चन आएगा या उसी को आप 1 महीने बाद दोबारा उसी सेट को लगाओ, उसी पेपर को हुँ, लगाओ, हुँ। तो सेम तुम वही गलती करोगे दोबारा हाँ से। सर, सेम यही गलती होता था, वही क्वेश्चन में उतना ही मार्क्स आता हाँ, था। सेम ऑप्शन में उसी पे जाएँगे, सेम वही लगाएँगे और बाद में रियलाइज़ेशन होगा यार ये तो मेरा पहले भी यही गलती हुई थी। हाँ, ये चीज़ होता तो है, इसलिए एन कॉपी बना लेना चाहिए। और कॉपी बना के ऐसा नहीं कि लिख लिया, उसको फिर हर वीक में 1-2 बार रिवाइज़ भी करना चाहिए। हाँ, वो रिवीजन करना, और उसको हम एग्ज़ाम से पहले भी वो नोटबुक को रिवाइज़ किए थे। और एग्ज़ाम से पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो नोटबुक है, जो धीरे-धीरे तैयार होती है, वो एग्ज़ाम से हुँ। पहले तो एज़ अ रामबाण की तरह काम करती है। हाँ, बहुत ज़्यादा सर, क्योंकि जो हमको आता है वो तो आता ही है, लेकिन ये ऐसा होता है कि यहाँ पे हम उस कॉपी में हम लोग का सारा मिस्टेक्स रहता है, जो नहीं आता है वो न्यू चीज़ रहता है, तो उसको रिवीजन रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, तो मॉक एक तो आप ये बता दीजिए क्योंकि आपकी बात सब सुनेंगे कि मॉक टेस्ट लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उनका एनालिसिस करना ज़रूरी है। साथ में जो एनालिसिस करके नोट डाउन कर रहे हो, जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको नोट डाउन कर रहे हो, उनको टाइम-टाइम पर रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। हाँ सर, मतलब जो आपको नहीं आता वो पहले आप एक नोटबुक में लिख लो अच्छे हुँ, से, फिर हुँ। उसको रिवाइज़ करते रहो। ऐसा नहीं कि बस आप लिख के छोड़ दिया, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आपको सच में बहुत हेल्प मिलेगा। आप उस कॉपी को रिवाइज़ करके जाओ बस एग्ज़ाम देने, और वही सब रिपीट होता है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आएगा, आप अच्छे से बस पढ़ के जाओ, फिर लास्ट में आपको ऐसा हो जाएगा ना कि बहुत अच्छे से आपको वोकैब याद हो जाएगा। मतलब जितना भी आपको याद होगा ना, बहुत अच्छे से होगा। ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे मेरे साथ हुआ था एक वर्ड में कि ये वर्ड देखे हैं कहीं, बट ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और जैसे अभी आपका सिलेक्शन हुआ है, अभी हाँ सर। जैसे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हो। अभी अब हम्म। आपका सिलेक्शन हो गया है, आप पढ़ाई भी की है, तो आपको एक आइडिया होता है कि कौन टीचर मतलब अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसी चीज़ें हैं। तो अभी जो बच्चे एसएससी एमटीएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम्म। पहले तो आप ये बता दीजिए कि आपके सिलेक्शन में हमारे चैनल से क्या आपका थोड़ा बहुत भी हम उसमें सपोर्ट कर पाए? और आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम की एमटीएस 2025 की, तो क्या वो हम्म। हमारे चैनल पर रिलाय कर सकते हैं? क्योंकि अब एक टीचर ढूँढ रहे होते हैं बच्चे जब पेपर जल्दी आता है। हम्म। तो क्या हम उस तरह का कंटेंट देते हैं जो पेपर रिलेवेंट होता है? आप अपना जो जेन्युइन ओपिनियन है वो शेयर कर सकते हो। हाँ सर, तो ये बताना था सबसे पहले कि जैसे जो बिगिनर्स होता है, हुँ, हुँ। वो यूट्यूब पे, जैसे हम भी वही किए थे, यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किए थे, वहाँ पे कोई भी चैनल मतलब फॉलो करने लग जाते थे, चाहे वो एमटीएस ओरिएंटेड पढ़ा रहे हो या ना पढ़ा रहे हो, लेकिन फिर वो बाद में रियलाइज होता है कि हाँ, नहीं, एक एक्सपीरियंस टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपका चैनल मिला था हमको, फिर आपसे पढ़ना स्टार्ट किए, तो आप जैसे देते हो तो आप एकदम एमटीएस ओरिएंटेड ही देते हो, हाँ, हाँ। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है, तो आप वही सब चीज़ बताते हो, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। तो मतलब जो एक बिगिनर है या बिगिनर नहीं भी है ना, तो बहुत अच्छा गाइडेंस है आपका चैनल उनके लिए, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मतलब आपको और कहीं पे डिपेंड होना ही नहीं है, आपको अगर गाइडेंस लेना है तो आप इसी चैनल से लो। ओके और आपके सिलेक्शन में हमारे चैनल का क्या योगदान रहा है? सर, बहुत ज़्यादा, मतलब आपका तो एक तो वीडियोस देख के बहुत मोटिवेशन मिलता था, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट भी करते थे सबको। ओके। और अभी और हाँ, एक और चीज़ कि जैसे जब हमने कुछ फीडबैक भी डाला था अभी जैसे एक कुछ 1 मिनट का कुछ बच्चों से बोला था कि आप अगर हमारे चैनल से सिलेक्टेड हो तो आप हमारे बारे में रिव्यू करो, तो शॉर्ट वीडियोज़ हमने कुछ बना के डाली थी, हाँ 6-7 हाँ सर, वीडियोज़ थी। देखे थे वो। तो उसमें 1-2 लोगों ने कमेंट किया था कि मतलब फेक बुलवा रहा है इंसान या ₹500 दे दो तो मैं भी बोलूँगा। तो मैंने आपको ₹500 तो नहीं दिए हैं ना?
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। एक तो सबसे पहली चीज, आप अभी टेलीग्राम पे पेड बैच स्टार्ट किया और उसका भी फीस इतना कम है कि मतलब कोई किसी और का होगा ही नहीं। आप पहले तो जब स्टार्ट किए थे तब तो आप एकदम फ्री में इतना कुछ करते थे, इतना तो कोई नहीं करेगा। फ्री हाँ, में डेली टारगेट्स देना, वीडियोस बना के हम लोग को गाइड करते थे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम 500 लोग दिए। हम लोग अभी भी एमटीएस 2025 के लिए फ्री डेली टारगेट प्रोवाइड करा रहे हैं। हाँ सर, हाँ सर, व्हाट्सएप पे वो आप देते हाँ, हैं अभी अभी। भी, ताकि मतलब जिनको नहीं लेना वो व्हाट्सएप से हाँ, भी कर सकते हैं। और वो भी वो ऐसा भी नहीं है कि वो अलग है ये अलग है। सेम वही हाँ, कंटेंट दे रहे हैं, सेम कुछ चीज आप भी देते हो। अलग नहीं दे रहे हैं। अभी हम्म। मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस हैं, मैंने व्हाट्सएप चैनल में डाला भी था कि अगर कोई अपनी तरफ से सवाल ऐड ऑन कराना चाहता है तो करा सकता है, जो हम सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछेंगे। हाँ सर, पूछिए। जैसे आपका मैथ और रीजनिंग पहले से ही अच्छा था या आप मैथ और रीजनिंग पढ़े थे, क्योंकि मैथ और रीजनिंग क्वालिफाइंग है। सर मैं, हाँ, मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग था, इसलिए हम ज़्यादा फोकस तो नहीं किए थे। बट जैसे रीजनिंग का कुछ टॉपिक्स था हम्म। जिसको मतलब हम पढ़े थे, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आता है। एक जैसे सिलॉजिज्म है, उससे 2 क्वेश्चन आया था मेरे शिफ्ट में। ओके। फिर सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया। ये सब आपको मतलब आप 4-5 जितना भी टॉपिक है ना, ये इम्पोर्टेंट, ये आप कर लो। बाकी का तो इजी आता है, जैसे मिरर इमेज, वाटर इमेज, फिर नंबर सीरीज वाला, उसमें एक मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न ही होता है। तो वो ओके। तो इजीली कर सकते हैं बिना रीजनिंग पढ़े। लेकिन जो सिलेक्टेड ये सब टॉपिक्स हम बताए वो सब रीजनिंग के लिए कर लो। और ओके। मैथ्स में सर हम सिलेक्टिव ही पढ़े थे, क्योंकि उतना टाइम नहीं था। तो हम्म। जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़े थे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI CI, हम्म। और टाइम स्पीड डिस्टेंस, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 5-6 चैप्टर का। और ऐसा भी नहीं कि इतना डीप पढ़ रहे हैं, क्योंकि उतना डीप तो शायद नहीं आता है। और मैथ और रीजनिंग में थोड़ा अगर आपको याद है तो कितने क्वेश्चन किए थे और कितना सही था? सर मैथ्स का तो याद नहीं है, क्योंकि मैथ्स पे हम ज़्यादा फोकस नहीं किए थे और मेरा मैथ्स थोड़ा वीक भी है इसलिए। बट ओके। रीजनिंग का याद है, हम 20 में से 19 क्वेश्चंस किए थे हम्म। और 18 करेक्ट था रीजनिंग में। ओके। तो बेसिकली हाँ। जिनको नहीं पता वो मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हो तो आपको टोटल 30% सही करना होता है। हाँ। 30%, 40 क्वेश्चन में से 30%, 12 क्वेश्चन सही करना हम्म। होता है। हाँ तो सर। 12 क्वेश्चन में ये है कि आप अगर रीजनिंग के भी 12 क्वेश्चन सही कर दोगे तो क्वालिफाई हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में अलग आपको 30% करना है, मैथ में अलग 30% करना है। तो हाँ। ऐसा भी कर सकते हो कि मैथ में अगर 2-3 क्वेश्चन भी सही हुए और रीजनिंग में अच्छे खासे सही हो गए, और जो आप बिना पढ़े कर सकते हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगी। हाँ सर, वही सेम चीज़ हम भी सोच के गए थे। बट हम जैसे मैथ्स का जो चैप्टर्स बोले ना, उसका बस फॉर्मूला ही देखे थे, हम ज़्यादा डीप पढ़ के गए ही नहीं थे, क्योंकि हमको पता था कि रीजनिंग में हम कर लेंगे। हाँ। और जो जो टॉपिक्स हम बताए उसको आप बस कर लो रीजनिंग में, सिलॉजिज्म, सिटिंग अरेंजमेंट, फिर यही सब मतलब थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, मतलब कि हाँ। बाकी क्वेश्चंस के कंपैरिजन में। तो फिर आप आराम से रीजनिंग में 12 से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर लोगे। हाँ। अभी कुछ बच्चों का सवाल है जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी। तो एक बच्चा जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे एमटीएस 2025 के लिए, जिसमें अभी लगभग आप 6-7 महीने हैं एक बच्चे के पास, तो क्या 6-7 महीने में पेपर को क्लियर किया जा सकता है? हाँ सर, वो सफिशिएंट है, क्योंकि हम खुद 7 to 8 मंथ्स पढ़ के ही किए थे। लेकिन एक चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा रोज। 5 to 6 आवर्स जितना भी आपसे हो रहा है, आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। डेली टारगेट्स मतलब कंप्लीट करो, जो सर दे रहे हैं उसको खत्म करो। ऐसा नहीं है कि 2 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली पढ़ो, आराम से हो जाएगा। ओके। और इधर उधर भटकना नहीं है। जो मतलब MTS ओरिएंटेड चीज़ है उसी को पढ़ो, क्योंकि बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स में हम देखे, हम भी मिसगाइड हुए थे। हाँ, हाँ। फिर बाद में पता चलता है। तो आप तो बहुत मतलब लकी हो कि सर का चैनल आपको पहले पता चल गया। और यहाँ बस पर अच्छे से पढ़ो। एक और सवाल है, जैसे कि सबके साथ होता है ये, मे बी आपने भी फील किया होगा कि जब पेपर नियर बाई आता जाता है तो क्या 2-3 चीजें होती हैं हमारे साथ। जैसे स्टेटस आउट हो गया पेपर का, हमें पता चल गया कि 15 दिन बाद हमारा पेपर है, हाँ। तो नर्वसनेस होता है, हमारी पढ़ाई थोड़ी और कम होने लग जाती है, सेल्फ डाउट आने लग जाता है, एंजाइटी होती है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ऐसा आपके हम्म। साथ भी था? हाँ सर, मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इस बार MTS का जो पेपर स्टार्ट हुआ था, बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चंस आ रहे थे जीके में। हाँ। तो हमको लग रहा था कि ये तो मतलब हम कभी पढ़े ही नहीं है, ये सब कहाँ से आ रहा है। मतलब आप भी एनालिसिस में बताते थे ना, तो देख के कभी कभी डर लगता था। लेकिन एक चीज़ है कि आप मतलब जिस सोर्स से पढ़ रहे हो ना, उसको बस ट्रस्ट करो। ठीक है, और अगर आपके लिए हार्ड है ना, तो फिर सबके लिए ही हार्ड होगा वो। हाँ। हाँ, तो ये मेरे साथ भी हुआ था सर। लेकिन फिर हम सोचे मतलब ऐसा आया माइंड में कि जो होगा देख लेंगे। हाँ। जितना हम पढ़े हैं बस हमको उस पर उतना ट्रस्ट है।
फिर हम जाके पेपर दिए, तब मतलब बहुत अच्छा फील हुआ सर। 19 क्वेश्चन सब आता था उसमें हमको। कहने का मतलब है कि पेपर के टाइम ओवर थिंक नहीं करना है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़ो। सिलेक्शन जैसे उस वक्त कुछ वीडियोज में मैंने बोला भी था कि तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन है ही नहीं, तो तुम सिलेक्शन के हाँ बारे में सर। सोचो ही मत। हाँ सर, सेम चीज़। और एक प्रॉब्लम था हमको बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेते हैं। जैसे उस टाइम पे भी हुआ था पेपर से पहले कि हम इतना पढ़े और ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, और सोचते सोचते इतना सोचते थे कि हेडेक होने लगता था। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके हाथ में तो है नहीं कि हम्म। आपका शिफ्ट कैसा आएगा, आपको कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। आप बस जितना पढ़े हो उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओ और दे दो। ये आपको नहीं बता रहे हैं, मतलब आप लोग को नहीं बता रहे, बस हम भी ये चीज़ सीखे हैं। हाँ, कि हमारे हाथ में है हार्ड वर्क करना, और हार्ड हाँ वर्क हम बस। वही करना चाहिए हमें। हमारे हाथ में सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट सिलेक्शन से रह जाते हैं। हाँ सर। सर एक और चीज़, जैसे एग्ज़ाम दे के आए थे तो कट ऑफ वीडियोस यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा आता था। हम्म। तो आप बोलते भी थे कि आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, आगे का पढ़ो। लेकिन एक होता है हर स्टूडेंट में कि देखना है कट ऑफ हाँ कितना हाँ। जा रहा है, ये वो। हम्म। फिर जैसे बहुत सारे चैनल्स पे देखते थे कि हम्म। रोज़ डाल रहा है कोई इतना, कोई इतना, कोई इतना। तो वो हम्म। देख के भी मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता था हाँ हाँ। देखते देखते। फिर लास्ट में आप एक डाले थे वीडियो, वो हम हम्म। देखे। फिर हम सोच लिए अब देखना ही नहीं है, जो होगा हम्म। देख लेंगे। उसमें भी मेरा टाइम, हम मतलब 4-5 दिन पूरा यही किए थे, देख रहे थे। हाँ, वो कट ऑफ। यही होता है जब हम एग्जाम देके आते हैं तो कट ऑफ के बारे हाँ। में डिस्कशन चल रहा होता है। तो हम मैंने थोड़ा टाइम लिया था, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था कट ऑफ एनालिसिस करना। हाँ एंड सर, लेकिन फिर भी आपका एक्यूरेट था। हाँ, तो मैंने बोला भी था वीडियो में बाद में कि मेहनत मैंने उसके पीछे बहुत किया था, कैलकुलेशंस वगैरह किया था। लेकिन हाँ एक सर। होता है कि फर्स्ट टाइम होता है और डर लग रहा होता है, क्योंकि तुम बहुत सारे लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे लोग तुमसे डिपेंड हैं। हाँ, वो तो है लेकिन सर। अभी जो एक्चुअल कट ऑफ है उस एग्जैक्ट वही है जो हमने प्लस माइनस का मार्जिन लेके बताया था, तो हाँ सर, काफी अच्छा एकदम लगा मुझे एग्जैक्ट भी। वही है। हाँ, तो ये हमारे कुछ सवाल थे। बाद बाकी का आप अपनी तरफ से कुछ टिप्स देना चाहते हो आने वाले फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, तो आप अपनी तरफ से दे सकते हो। सर हम यही बोलना चाहेंगे कि आप बस अच्छे से पढ़ो, बिना सोचे होगा नहीं होगा, ये बात की बात है। आप मतलब जो जो सोर्सेज से पढ़ रहे हो, बस एक सोर्स को फिक्स कर लो। ऐसा नहीं है कि आपका दोस्त बोल रहा है कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं तो फिर यहाँ पे आप चले गए। ऐसा नहीं है, कोई टीचर अच्छा बुरा नहीं पढ़ाता। आप अपना चूज करो अच्छे से बस, और अच्छे से बस उसको पढ़ते रहो, और खुद पे बस ट्रस्ट रखो कि हो जाएगा। हाँ, यही। ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, योर प्रिपरेशन जर्नी, योर सोर्सेस एंड योर स्ट्रेटजी। आई होप कि काफी लोगों को इस चीज से हेल्प होगी, काफी लोग अ, ये समझेंगे। बात बाकी का अगर आपको थोड़ा सा रफ आइडिया है तो आप ये भी शेयर कर सकते हो कि एक बच्चे को हाँ, मुझे एक सवाल पूछना है अभी आपसे कि हाँ सर। जो मॉक टेस्ट आप लगाते थे, जो पीवाईक्यू लगा रहे थे, हम्म। उसमें आपका जनरली क्या स्कोर रहता था? कितना मतलब एवरेज कितना कितना फ्लक्चुएट करता था? सर जैसे इंग्लिश में हम 25 क्वेश्चंस करते थे, तो उसमें कभी मेरा 22, 23, कभी 18, 19 तक भी चला जाता था। हाँ हाँ। और जीके में भी मेरा ऐसा ही था। मतलब जीके में 17, 18 क्वेश्चंस तक ही, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स मतलब वो प्रीवियस ईयर के शिफ्ट्स में तो प्रीवियस ईयर का रहता है ना, हाँ, तो सबका उतना आइडिया नहीं था। तो 17, 18, 19, कभी कभी 20 ऐसे तक जीके में आता था, और इंग्लिश में 20 to 23 ऐसे। फिर एक दो बार बस 25 ऐसे गया था। अभी आपने जब पेपर से 3-4 महीने पहले जब आपने डेडिकेटली सोचा था मार्च अप्रैल में कि मुझे पढ़ना है, उस वक़्त आपका क्या स्कोर आ रहा था? उस सर वक़्त उस आप इंग्लिश वक्त जीके में क्या कितना कर पाते थे? सर उस वक्त तो मेरा कम आता था, क्योंकि जीके सॉरी, इंग्लिश में तो जैसे हम टेस्ट देते थे, स्टार्टिंग से ही हम इंग्लिश में देते थे, क्योंकि इंग्लिश बहुत अच्छा लगता था। ग्रामर तो मेरा सही हो जाता था, लेकिन वोकैब में नहीं हो पाता था, हुँ, हुँ। क्योंकि मतलब पढ़े ही नहीं थे हम। उसके बाद जब हम ब्लैक बुक में मोस्ट रिपीटेड पढ़ना स्टार्ट किए धीरे धीरे सब कुछ, तब फिर मेरा स्कोर ना वोकैब में बहुत इंक्रीज हुआ। और सबसे ज्यादा उस चीज से कि जो हम नोट डाउन करते थे नोटबुक में, जो ओके। मिस्टेक्स होता था हुँ, या जो हुँ। भी है वोकैब का, हाँ, बहुत हेल्पफुल था, क्योंकि वही सब चीज आता है बस घुमा फिरा के। फिर मेरा स्कोर इंक्रीज हुआ वोकैब में, वरना पहले नहीं हो पाता था। हाँ। तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में 10 से 15 क्वेश्चन अभी कर पा रहे हैं, जीके में भी 5-10 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं। तो अभी क्या वो अपना एफर्ट डालें तो वो आपके बराबर पहुँच सकते हैं कि इंग्लिश में 25 में से 22-23 क्वेश्चन सही कर पाएँ और जीके में 25 में से 18-19 सही कर पाएँ? सर कर लेंगे, क्योंकि पहला चीज़ तो वो लोग का भी सिलेबस खत्म नहीं है, और मेन चीज़ यही होता है सिलेबस खत्म करना, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप खुद को ऐसे जज मत करो। आपका अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो आप ये देखो ना, आपका सिलेबस खत्म नहीं है, आप खत्म करो फिर आप देते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ।
फिर आप सॉल्व करो वो क्वेश्चंस, आपका ऑटोमेटिकली स्कोर इंक्रीज होता जाएगा, और रिवीजन करते रहना हमेशा, उसी से मतलब मार्क्स बढ़ेगा आपका। ये मेरे साथ भी हुआ था सर, मेरा सिलेबस खत्म नहीं था, तो जब भी हम देते थे ना तो एक मतलब डिमोटिवेशन टाइप का फील होता था कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है लेकिन फिर समझ में आया कि मेरा तो सिलेबस ही खत्म नहीं है, तो वो तो पहले करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट 80 to 90% खत्म। और एक जो बिगनर बच्चा होता है उसके दिमाग में ये होता है कि जैसे अभी कट ऑफ गया है 120, 130, 135, हम्म। तो उसको ऐसा लगता है कि एक्चुअल कट ऑफ यही होता है। तो थोड़ा सा आप समझाओ कि एक्चुअल कट ऑफ क्या हाँ। होता है। और हाँ सर, वो सेम चीज़ हमको भी लगा था, जैसे वीडियोस में देखते थे तो वो लोग बोलते थे यूआर का 140 प्लस लाना है, 130 प्लस लाना है। क्योंकि तो यही सोचते थे कि मतलब सॉरी। मेरा तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि जैसे स्टेट वाइज जाता है, तो हम्म। अगर आपका रॉ मतलब फंड 110 से या 106, मतलब आपके शिफ्ट के हार्डनेस या जो भी है उसके अकॉर्डिंग होता है ना। हाँ, क्योंकि उस उस वक्त जब एसएससी एमटीएस 2024 से पहले, जब अभी वाला जो फेज चल रहा था, हाँ। वहां पर मैंने ये चीज रियलाइजेशन की थी कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर्स हैं जो कि आके बता रहे हैं कि भाई तुम्हें 130 नंबर लेके आओगे, इतना कट ऑफ जाता है, ये है। तो वहां पर फिर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि भाई ये कट ऑफ के बारे में मत सोचो। अगर आप 100 प्लस भी स्कोर कर रहे हो, अगर आप पेपर में 105, 107 नंबर भी ले आओगे, अगर हार्ड शिफ्ट में हम्म। आपका पड़ गया तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा। वो चीज़ हमको भी बाद में ही पता चला कि नॉर्मलाइजेशन होगा, हाँ। फिर आपका जाके इंक्रीज होता है हाँ। 130 तक या 140 तक जो भी है। तो तो उसके बारे में मत सोचो कि आपको इतना ही रॉ लाना है, ऐसा नहीं है। आप हाँ। बस टारगेट रखो 105 प्लस, 110 प्लस, ऐसा स्कोर करने का, 120 जो भी है। पीवाईक्यू में अगर आपके ऑन एन एवरेज 105 स्कोर कर पा रहे हो तो आप बहुत अच्छा हाँ। कर पा रहे हो मेरे अकॉर्डिंग। हाँ सर। ठीक है, बाद बाकी का काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। आप और भी अभी आने वाले एग्जाम की तैयारी करने वाले हो? आपकी ग्रेजुएशन हो गई है क्या? नहीं सर, नहीं हुआ है, अभी सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ है। काफी अच्छी बात है। काफी कम एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में जब पेपर निकलता है तो काफी खुशी होती है। बहुत जल्दी हाँ आप सर। एम्प्लॉयड हो गए हो। और गवर्नमेंट जॉब की वैल्यू बहुत होती है, वो सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं होती है, एक खुशी होती है, एक सोशल हाँ रेस्पेक्ट सर। होती है, बहुत सारी चीजें वो तो होती हैं। और डिपार्टमेंट भी काफी अच्छा मिला है। हाँ सर। ध्यान रखो। सर बेस्ट ऑफ। आपकी वीडियोस ही देखते थे, आप शायद इनकम टैक्स मुंबई में हो ना। हाँ हाँ। हमको भी इनकम टैक्स ही चाहिए था और मिल गया। हाँ, तो बेस्ट ऑफ लक। अपनी आगे की जर्नी अच्छे से आगे और मेहनत करना, आगे और अच्छी लाइफ में ग्रो करो। बाद बाकी का आपको फाइनल ज्वाइनिंग तक कोई भी प्रॉब्लम हो, आप व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हो हमें। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।